हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली 70th बीपीएससी मेंस एग्जाम हुआ था और उसके एस से जीएस 1 और जीएस 2 पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जीएस 2 की बात करेंगे। जीएस 2 में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली पॉलिटी है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मेजर सेक्शन है जीएस 2 के। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो बेसिकली 300 नंबर का ये पेपर होना है और 3 घंटे का आपका पेपर होना है। फर्स्ट जो सेक्शन है दैट इज पॉलिटी। तो पॉलिटी के अंदर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। दैट इज अबाउट आर्टिकल 32। अगेन मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बीपीएससी का पैटर्न है वो चेंज हुआ है और 71st के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो दैट इज अबाउट आर्टिकल 32। सेकेंड जो क्वेश्चन है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। अगेन कि किस तरीके से देयर इज ए नेक्सस, नेक्सस मतलब जो क्रिमिनल्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर ए सोशल फिनोमिना, रादर इट इज ए पॉलिटिकल फिनोमिना, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एनालाइज एंड गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। सी आर्टिकल 32 है वो हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में रहता है। उसी तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सो ये जो इश्यू है ये एक्चुअली कंटेम्प्रेरी इशू है। कंटेम्प्रेरी बेसिकली मतलब है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूज में रहते ही हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज ए कंटेम्प्रेरी इशू, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी वजह से वो न्यूज में रहता है वो टॉपिक। ठीक है, ये जो इशू है इसका बेसिक बैकग्राउंड कास्ट सर्वे है। बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सर्वे कंडक्ट करवाया था। अब नेक्स्ट ईयर के लिए भी कास्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सेंसस में भी हम कास्ट का डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोलेजियम। अगेन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जज साहब के घर पे कैश पाया गया, उसके बाद में इशू था कि कोलिजियम सिस्टम है उसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। तो व्हाट इज कोलिजियम, व्हाई इट इज एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, एक्सप्रेस योर व्यूज। अगेन करंट इशू है। एंड next question is, in the light of 73rd and 74th Amendment in the Constitution of India, discuss the role of local self-government in empowering the women at the grassroots level in Bihar. Again, ये भी contemporary issue है। LSG, that is local self-government में women reservation एक issue है जो more or less repeat होता है। इसमें भी एक ये है जो proxy representation की बात थी। There was a report by the government itself. proxy representation का मतलब है कि women है वो elect हुई हैं बट रियल पावर है वो उनके हस्बैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, सरपंच पति जिस चीज को हम बोलते हैं। तो ये भी एक कंटेम्प्रेरी इशू है। तो अगर मैं बात करूं तो कास्ट वाला और कोलिजियम वाला है ये एब्सोल्युटली करंट इशू है। हालांकि ये इश्यूज भी हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूज में रहते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड जजमेंट आता है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं वो बोलती हैं कि जुडिशरी अब एनक्रोच कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो इसीलिए पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो ये तो बात हुई पॉलिटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से अगेन जो क्वेश्चन है उनका मार्क्स उनके सामने दिया है। यूजुअली जो रूल ऑफ थंब है, यूजुअली आप इसको कर दें मल्टीप्लाई इनटू 100, ये आपका वर्ड लिमिट हो जाएगा यूजुअली। इससे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 8 मार्कर क्वेश्चन है तो रफली 80 से 100 वर्ड्स लिखिए। 7 मार्कर क्वेश्चन है रफली 70 टू 90 और 70 टू 100 वर्ड्स लिखिए। ज़्यादा लिखेंगे तब क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा लिखेंगे देन ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप क्वेश्चन है वो बाकी के कवर नहीं कर पाएंगे, मतलब पेपर पूरा नहीं होगा। जहाँ पर बात हो कि पूरा पेपर करना है या फिर क्वालिटी आंसर लिखने हैं, देखिए आप क्वालिटी आंसर के चक्कर में अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं सो दैट विल बी ह्यूज ब्लंडर।
ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। पहला ऑब्जेक्टिव है पूरा पेपर करना, ठीक है। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज 38 मार्क का, 1990 मार्क के दो पार्ट है। क्वेश्चन है ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। अगेन कंटेम्प्रेरी इशू है, 2024 में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, इसीलिए एनडीए के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ में कोलिशन करके गवर्नमेंट फॉर्म किया गया। हैज द कोलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, गिव रीजंस। अब जैसे ही ये सरकार बनने की बात थी, बिहार है, उसका डिमांड था कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। हालांकि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया, बट फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया गया। इन ए वेरी सिंपल सेंस बिहार के पास एक बार्गेनिंग पावर आया, ठीक है। तो ये उसी के कंटेक्स्ट में है, अगेन कंटेम्प्रेरी इशू है या करंट इशू आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज ए चेंज of government at the center, the governor role also changes. In this context, examine the role of governor in India as a link between center and state. Can he in any way act according to his own discretion? अब गवर्नर वाले पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर हैं वो किसी बिल को इनफाइनाइट टाइम के लिए होल्ड पे नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर बात है कि गवर्नर है दैट नीड टू प्ले ए रोल ऑफ ए स्टेट्समैन। गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम नहीं करना है। तो उसी के कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन सीम्स वेरी इजी बट इट रिक्वायर डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे पॉलिटी सेक्शन के। अगेन 38 मार्कर क्वेश्चन है। यूजुअली 38 मार्कर क्वेश्चन में आप इंटू 10 का बेसिक रूल अगर अप्लाई करेंगे तो लगभग आपको 400 वर्ड लिखने हैं, 400 से 450, उसी में आपको खत्म करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो beside being a medium of communication, language has also been effective symbol of identity. तो मेजर इशू हैं, इशू ऑफ तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र में भी ये इशू हुआ, उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बस कंडक्टर्स के बीच में लैंग्वेज को लेकर पूरा एक नया कंट्रोवर्सी हुआ था। तो उसी के बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन इंडिया। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज पता चलेगी, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं और आप डायरेक्टली मैगजीन पढ़ते हैं, तो मैगजीन में आपको इश्यू पता चलेगा डायरेक्टली इश्यू के बारे में कि फॉर एग्जांपल कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है। इश्यू के साथ-साथ आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कोई अगर स्टेट अगर अपोज कर रहा है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगी, एक दिन में डेवलप नहीं होगी। इसीलिए कोशिश करिए, चाहे आप हिंदी का ही न्यूज़पेपर क्यों ना पढ़िए, बट न्यूज़पेपर पढ़ना डेली का हैबिट बनाइए। ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में आप मैगज़ीन के सी अंडरस्टैंड मैगज़ीन है दैट गिव यू फैक्ट्स, डेटा है वो आपके लिए। आपका ओपिनियन फॉर्म कब होगा, जब आप अलग अलग चीजें पढ़ेंगे और रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में एक बड़ा बेसिक एग्जांपल है, इंडस वाटर ट्रीटी है ना, अभी रिसेंटली टेरर अटैक हुआ हमारे देश पर, उसके बाद इंडिया ने सस्पेंड किया। इंडस वाटर ट्रीटी पर लास्ट के 10 दिन में आपको कम से कम भी 20 से 25 आर्टिकल मिलेंगे, और वो 20 से 25 आर्टिकल का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा। कोई पर्सपेक्टिव ये बताएगा कि इंडिया इसको यूनिलेटरली सस्पेंड कैसे कर सकता है, कोई ये बताएगा कि इसको यूनिलेटरली सस्पेंड करने पर क्या क्या दिक्कत आएंगी। अब जो मैगजीन है वो आपकी सिर्फ इतना बताएगी, एक इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ये रिवर इंडिया के बीच में है और ये रिवर पाकिस्तान के बीच। आपको पूरा बैकग्राउंड है वो मैगजीन अगर देगी, तो सीधी सी बात है 10 पेज उस पर्टिकुलर इशू के ही बनेंगे। और मैगजीन अंडरस्टैंड, मैगजीन जब बनाई जाती है उसके पीछे इंटेंशन ये है कि कम से कम पेज में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पैक की जाए, ठीक है। अब अगर हम कम से कम पेज में ज्यादा इंफॉर्मेशन पैक करेंगे तो सिर्फ हम जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो कड़ियां हैं, वो डायरेक्टली हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो गायब कर दिया जाएगा। गायब इसलिए कर दिया जाएगा, मैगजीन का इंटेंशन रॉन्ग नहीं है। मैगजीन का इंटेंशन है आपको रिवीजन के लिए एक शोज प्रोवाइड करना। लेकिन रिवीजन जब करेंगे ना, जब आप उसको पढ़ेंगे, तो कोशिश ये करिए कि न्यूज़पेपर आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ें। ओके,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370। नाउ जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में नई सरकार बनी, नए चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक डिमांड की थी रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर को वापस से स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगेन करंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लिख कब पाएंगे, जब आपको करंट और स्टैटिक दोनों पार्ट की नॉलेज हो। तो अगर मैं पॉलिटी सेक्शन के एंटायर क्वेश्चंस की बात करूं, तो एक चीज बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, आपको सिर्फ करंट पढ़ने से क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाओगे, और सिर्फ स्टैटिक पढ़ने से आप आंसर नहीं कर पाओगे, और सिर्फ मैगजीन पढ़ने से भी आंसर नहीं कर पाओगे। तो जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली ब्लेंड है, ब्लेंड मतलब मिक्सर है ऑफ करंट प्लस स्टैटिक। यानी क्वेश्चन का जो इंस्पिरेशन है वो यहाँ से आया है, लेकिन आपको मैक्सिमम चीजें हैं वो यहाँ लिखनी है, स्टैटिक पार्ट की लिखनी है। ठीक है, ये तो हो गया पॉलिटी सेक्शन की बात। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की। सेकंड सेक्शन में एक्चुअली दो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स। नाउ अगर मैं बात करूं, लास्ट के 2-3 साल से बीपीएससी ने एक चेंज किया है। पहले इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा होते थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम होते हैं। अब लास्ट के 2-3 साल से कर क्या रहे हैं वो, कि उन्होंने ज्योग्राफी का वेटेज है इंक्रीज कर दिया है और इकोनॉमी का वेटेज कम कर दिया है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि माइंड में कुछ भी ट्रेंड बनाकर मत जाइए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड बनाएंगे वो ट्रेंड बीपीएससी तोड़ देगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप इग्नोर करेंगे, तो बेसिकली आप अपना एक साल खराब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो ट्रेंड आप माइंड में सोच के जाएंगे, बीपीएससी उस ट्रेंड को तोड़ने वाला है। जैसे 69 बीपीएससी के बाद में सब लोगों के माइंड में था कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो अब यूपीएससी के लेवल पर होगा। 70th में वो कितना लेवल था ये आप सब जानते हैं। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आप माइंड में पहले से कोई ट्रेंड बना के जाएंगे, तो यू आर बाउंड टू लूज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया। तो टॉपिक है विंटर रेनफॉल विद देयर स्पेशल स्प्रेड। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर अलोंग विद इंडियन कोस्ट विद एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन है, what are the suitable geographical condition for the cultivation of major type of millets? Okay, now अंडरस्टैंड, तीन इंपॉर्टेंट थीम्स है, विंटर रेनफॉल है, आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव है, और मिलेट्स है। मिलेट्स है 2023 में काफी हाईलाइटेड था, बट अगेन पॉइंट वही है कि आपको सारे टॉपिक हैं वो डिटेल में कवर करने पड़ेंगे। हो सकता है 2025 के मेंस में कुछ ऐसा टॉपिक पूछा जाए जो 2 साल पहले या 1 साल पहले हाईलाइटेड था, अभी नहीं है, लेकिन 1 या 2 साल पहले हाईलाइटेड था। ऐसे इश्यूज को हम यूजुअली बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इशू। करंट इशू कौन से हो गए, जो लास्ट के 6 महीने 1 साल में हाईलाइटेड थे। कंटेम्प्रेरी इशू का मतलब है जो लास्ट के 2-3 साल 4 साल 5 साल में न्यूज में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशन सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मखाना। अगेन क्यों पूछा गया है, क्योंकि बजट में स्पेसिफिक अनाउंसमेंट हुई थी। व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ठीक है, discuss the growth and development of automobile industries in and around four major metro cities or metro regions of India. यूजुअली पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अब धीरे धीरे बीपीएससी है वो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो काफी हद तक चेंज कर रहा है। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते थे, जैसे रिवर इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट है उसके बेनिफिट क्या हैं, जैसे जो रेनफॉल पैटर्न है उसके ट्रेंड्स क्या क्या है। तो इन ए वेरी सिंपल सेंस अब जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन में आपको डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनिनसुलर इंडिया इज मोर रिच इन रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेज, discuss the statement in relation to their geological formation and associated quarrying and mining activities. अब इसके लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए। ए, आपको डेटा पता होना चाहिए। विदाउट डेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे, लेकिन बड़ा जेनरिक सा आंसर होगा। दूसरी बात, आपको बिहार स्पेसिफिक एस्पेक्ट भी इसमें कवर करना पड़ेगा कि कैसे हमारे पास रिसोर्सेज थे, फिर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से हमारे रिसोर्सेज यूज हुए बट उनका बेनिफिट बिहार को नहीं मिला। तो ये बेसिकली अबाउट रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेज इन पेनिनसुलर इंडिया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एलुवियल एंड डाई soil of India. Explain the process of formation, characteristics and distribution pattern with example. ओके, हाँ, ये कंप्लीटली स्टैटिक क्वेश्चन है। तो अभी तक आप नोटिस किए होंगे बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंप्लीटली स्टैटिक क्वेश्चन है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका इंस्पिरेशन है वो करंट अफेयर्स से आया है। तो अब मैं सारे थीम हाईलाइट कर देता हूँ। मखाना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेज एंड सोइल्स। पुराने वाले में विंटर रेनफॉल, मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर और मिलेट्स। तो वो सेक्शन था, वो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस का था। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन आया है, उसी में दो ऑप्शंस की बात है। डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आउट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम बिहार एंड मेजर्स टेकन बाय द स्टेट टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। अब ये क्वेश्चन अगर मैं सिंपल सेंस में बात करूं, सो दिस इज अबाउट इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर है एंटरप्राइज। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा है, यू कैन डायरेक्टली राइट कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, अगर आप बिहार के इकोनॉमिक सेक्शन के लिए अगर कुछ भी एक शोज फॉलो करना चाहते हैं, सिर्फ एक शोज, तो वो है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। पूरा सर्वे आपको पढ़ना चाहिए। वो आपको ना सिर्फ इकोनॉमिक्स में हेल्प करेगा बल्कि हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है ना। 71st बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं इकोनॉमिक सर्वे कवर करवाऊंगा आपको। पूरा सर्वे है, एक एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक एक इंपॉर्टेंट डेटा के साथ में हम कवर करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, हाँ, अगर आपको स्टैटिक पार्ट भी कवर करना है इकोनॉमिक्स का, प्रीलिम्स और मेंस का, तो उसके लिए भी एक अलग से कोर्स है। आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएगा। तो अगर आपको अगर सही लगे, यू कैन परचेज। ठीक है, तो ये है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो डायरेक्टली आप इसको कहाँ से आंसर कर सकते हैं? इकोनॉमिक सर्वे और एक पूरा चैप्टर है एंटरप्राइज। हाँ, ये बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसका भी आपको मेजर रेफरेंस है वो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में ही एक पावर चैप्टर है, पावर। और उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि बिहार में जो सोलर एनर्जी है उसके इंस्टॉलेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट डेटा है। ये भी आप पूरे का पूरा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से आंसर कर सकते हैं। ओके, हाँ, अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो इन ए वेरी सिंपल सेंस, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो एग्जामिनर है उसने दो जो सब्जेक्ट्स है उनको कंबाइन कर दिया। एग्रीकल्चर, बेसिकली इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो दोनों को कंबाइन कर दिया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि कई बार अब जैसे यूपीएससी में होता है, कई बार आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, दो सब्जेक्ट्स के क्रॉस कॉन्सेप्ट से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये फूड प्रोसेसिंग, रोल ऑफ टेक इन एग्रीकल्चर, टेक इन एग्रीकल्चर। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। अब इसका बिहार के कंटेक्स्ट में इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसके केस में बिहार में सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। रीजन ये है कि बिहार एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो अगर आप एंटरप्राइज वाला जो चैप्टर की बात करें, यहाँ पे इस चैप्टर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं कि ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसने बिहार में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइबर क्राइम, write different type of cyber crime and explain how technology is helping to minimize such crime।
अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो एक इश्यू बहुत दिन तक चला था, दैट वाज ऑफ डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, ओके। उसके अलावा बहुत सारे और इशू हैं जहाँ पे लेट्स से स्पूफिंग है, जहाँ पे वेबसाइट है वो एक फेक वेबसाइट बनाकर आपसे डिटेल्स ली जाती हैं। तो क्वेश्चन है, उसका करंट और स्टैटिक दोनों पार्ट आपको आना चाहिए, तभी आप ढंग से लिख पाएंगे। ठीक है, 2 लाइन लिखना होगा तब बात अलग है, बट आपको डिटेल में अगर क्वेश्चन लिखना होगा तो उसके लिए आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ बिगिनिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज सच एज कैंसर टू बुक ए ट्रेन एयर टिकट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इन ए वेरी सिंपल सेंस क्वेश्चन का कहना है कि बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम किसी भी स्फीयर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसका बेस बैकग्राउंड समझते हैं। एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की कि जो इंडिया है वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा रह जाएगा, मतलब इंडिया है वो डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन पाएगा क्योंकि इंडिया में इनोवेशन की कमी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनोवेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। इसी के लिए जो बजट पेश किया गया था 2025 का, उसके 4 पिलर्स की बात की थी। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस में? इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। और लास्ट पिलर है एक्सपोर्ट। तो कहने का बेसिक मतलब है कि हमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बेसिकली हम कन्वेंशनली ग्रो करते रहेंगे, ट्रमेंडस चेंज नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का बेसिक मतलब ये है कि हमें जो टेक्नोलॉजी है उसको हर एक स्फीयर में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन ए वेरी सिंपल सेंस रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरी स्फीयर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ टेक्नोलॉजी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प इन द एरिया ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो अगेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेम एजुकेशन? Describe how it is useful in providing quality education in different regions of Bihar to prepare students for the future workforce. बिहार गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। उस पॉलिसी में बेसिकली 10 सेक्टर्स को हाईलाइट किया गया था। उन 10 सेक्टर्स में एक सेक्टर है टेक्निकल एजुकेशन, और जो स्टेम है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, तो बेसिकली ये भी टेक्निकल एजुकेशन की ही बात कर रहा है। तो बिहार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, अगेन ये भी आप इकोनॉमिक सर्वे से कर सकते हैं। कन्वेंशनली साइंस में ऑब्वियसली सर ने कवर करवाया ही होगा ये सब डायमेंशंस। ओके, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ द ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज helping extensively in various areas of national security. Justify with suitable example. Again, यहाँ पे भी दो dimensions का काइंड ऑफ हाइब्रिड क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। पीछे जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, तो काइंड ऑफ जो एप्लीकेशन पार्ट है उस पे ज्यादा एम्फेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स लाइक चंद्रयान एंड मंगलयान have enhanced the significance of India's space program globally. Also mention how those space missions are helpful in sectors like agriculture, disaster management and urban planning. In a very simple sense, स्पेस सेक्टर का जो बाकी सेक्टर्स में एप्लीकेशन है वो कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम उस पावर को हार्नेस कर सकते हैं। तो स्पेस का बाकी सेक्टर्स में एप्लीकेशन। और लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाईफाई? Explain how it helped in the development of economy, infrastructure and higher education in India. Okay, so ये क्वेश्चंस थे। अब अगर मैं बात करूं तो 70th बीपीएससी मेंस से आपको क्या क्या सीखना चाहिए और 71st के मेंस के लिए क्या क्या अप्लाई करना चाहिए। पहली बात, अगर मैं लेसन्स की बात करूं तो क्वेश्चंस हैं, दे आर करंट इंस्पायर्ड। और इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है, मतलब आपको जो रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, दैट इज न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर हो, डजेंट मैटर, आपके घर में जो भी न्यूज़पेपर आ रहा है उसको एटलीस्ट एक बार पढ़िए। हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज का आ रहा है उसी को पढ़िए। कोई जरूरी नहीं आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ना है। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देने वाले हैं तो कोशिश ये करिए कि
इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, इससे आपको एस्से में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको एस्से भी लिखना है और जीएस के आंसर भी आपको इंग्लिश में लिखने हैं, तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट वोकेबलरी होनी चाहिए। सेकंड है, क्वेश्चंस के लिए आपको डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहले क्या होता था, डायरेक्टली बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन बिहार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बट अब जो क्वेश्चन है दे आर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। एप्लीकेशन ओरिएंटेड मतलब है कि किस चीज का कहाँ पर एप्लीकेशन होने वाला है। सो इन ए वेरी सिंपल सेंस आपको नॉलेज है वो थोड़ा इन डेप्थ होना चाहिए। अब इन डेप्थ अगर आपको नॉलेज होना चाहिए तो ये चीज आप क्लियर मान के चलिए कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप है उसमें आप अपना मेंस अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो मेंस है दैट शुड बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस। आपके प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस सिलेबस एक रीडिंग आपका कवर होना चाहिए। और कोशिश ये करो कि उसमें आपने एटलीस्ट ये फिल्टर आउट कर लिया कि मेरे को ये शोज से ये वाला सब्जेक्ट कवर करना है, ये शोज से ये वाला सब्जेक्ट कवर करना है। देखो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आपने प्रीलिम्स से पहले अपना मेंस कवर नहीं किया तो मैं एक सिचुएशन बता देता हूँ। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक पहली बात तो अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो आप कुछ टाइम वैसे वेस्ट करोगे। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप है उसमें आप कंटेंट कवर करोगे, जबकि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग क्या करेंगे, उनका कंटेंट ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो वो सिर्फ तीन चीजें करेंगे, आंसर राइटिंग, रिवीजन और करंट अफेयर्स। आप क्या करोगे, आप करंट अफेयर्स से पहले आप अपना स्टैटिक पार्ट कवर करोगे। सो ऑब्वियसली वो एक राइट स्ट्रेटजी नहीं है। तो कोशिश ये करो कि मेंस बिफोर प्रीलिम्स आपका खत्म हो जाए, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम से पहले। और जैसे ही पोस्ट प्रीलिम्स का मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद आपको तीन चीजों पर ध्यान देना है। पहला आपका आंसर राइटिंग, दूसरा आपका रिवीजन। सी, एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर आपने पहले मीन्स लिखा भी है तो आपको एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट रिवाइज भी करने हैं, उसको लिखना भी है। तो आपके रिवीजन नोट्स हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए। हर सब्जेक्ट 15 से 20 पेज में सिमट जाना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके 10 से 12 रिवीजन होंगे। नहीं रिवीजन होगा तो आप एग्जाम में कंफ्यूज होते रहेंगे और जैसे ही आप आंसर लिखेंगे फिर आपको याद आएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपने लिखा ही नहीं है। और जो थर्ड, जो आपका मेन पार्ट होने वाला है दैट इज करंट। तो प्रीलिम्स के बाद में आप सिर्फ इन तीन चीजों पर ध्यान देने वाले हैं। सिलेबस आपका पहले से कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड, अगर मैं लेसन की बात करूं तो देर इज नो फिक्स ट्रेंड। नो फिक्स ट्रेंड का बेसिक मतलब क्या है, आप अगर माइंड में लेके चलेंगे कि इस बार इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं या ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, यू आर बाउंड टू फेस प्रॉब्लम। तो इसीलिए हर एक पोर्शन को अच्छे से कवर करिए। किसी भी पोर्शन को नेग्लेक्ट करने का मतलब है आप अपना 1 से 1.5 साल रिस्क पे लगा रहे हैं। ऐसा रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो नो फिक्स ट्रेंड दैट सिंपली मीन्स डू नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट, डू नॉट इग्नोर एनीथिंग। हाँ, और ये वाला प्रिंसिपल है, ये आपका प्रीलिम्स में भी अप्लाई होता है। प्रीलिम्स में भी आप अगर किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के जाएंगे, चांसेस है वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके पास फिर ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। हाँ, प्रीलिम्स में भी जैसा प्रीलिम्स का नेचर है, कोशिश ये करिए कि आप हर चीज कवर करें। और एक और कोशिश आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको मेंस लिखने का मौका मिले तो मेक श्योर कि आप उसी साइकिल में बाहर हो जाएं सिलेक्शन लेके। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से प्रीलिम्स का नेचर है, स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स का नेचर बड़ा डाइसी है। क्वेश्चन है वो उसमें कोई हाई लेवल है नहीं, आपको लक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको मेंस लिखने का चांस मिले तो उसी चांस में आप सिलेक्शन लेके जाएं। वो कब पॉसिबल होगा, जब आप अपना मेंस है वो अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे। और प्रीलिम्स जैसे ही होता है उसके बाद आप आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स और रिवीजन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये था GS2। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे
तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम बाकी सेक्शंस GS1 और एसए के लिए भी एक ऐसा ही वीडियो बनाएंगे, क्या क्या लेसन्स आप सीख सकते हैं और क्या क्या आपको स्टेप्स और स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए फॉर 71st मेंस। अगर आपको इकोनॉमिक्स या फिर साइंस कवर करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कोर्सेज का लिंक है वो नीचे दिया गया है, एक बार आप डेमो चेक कर सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो आप ले सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये कोर्सेज सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मतलब कंटेंट है वो इंग्लिश में ही है। तो आप जैसे अभी यहाँ पे लिखा है हर टर्म आपका इंग्लिश में है, तो सिर्फ बेचने के लिए मैं बोलने वाला नहीं हूँ, आप मत लीजिए प्लीज़, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मत लीजिए। सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को आंसर है वो हिंदी में लिखना है, तो उनको टर्म्स है वो भी हिंदी में ही पढ़नी चाहिए। उसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वालों को आंसर इंग्लिश मीडियम में लिखना है, तो टर्म्स है वो इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए। ठीक है? जो भी प्रोसेस है, देखिए इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझिए, इसकी सीरियसनेस को समझिए। आप एक दिन में आंसर राइटिंग नहीं सीख पाएंगे, आप एक दिन में पूरा वोकेबलरी नहीं डेवलप कर पाएंगे, एक दिन में आप ओपिनियन नहीं डेवलप कर पाएंगे, एक दिन में आप पर्सनैलिटी नहीं डेवलप कर पाएंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सब कुछ होगा, उसके लिए आपको हर दिन एफर्ट करने पड़ेंगे। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप एफर्ट नहीं करेंगे, कोई और रेडी बैठा है वो एफर्ट करने के लिए। तो अगर आप एफर्ट करने में थोड़ा-सा भी लापरवाही करते हैं, समवन एल्स इज़ वेटिंग टू रिप्लेस यू। इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आप स्टेट की टॉप मोस्ट पोज़ीशन के लिए compete कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का लापरवाही मत करिए। ठीक है? ऑल द बेस्ट।